अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए भाई सब लोग। सब पार्टिसिपेंट अपना माइक है वो अनम्यूट कर लीजिए। सभी सभी चैट बॉक्स में अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट लिखें। सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम और प्रेजेंट लिखें। जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास के अंदर, जो जो अभी कनेक्ट हो गए हैं, वो लोग अपना नाम और प्रेजेंट लिखें। हाँ भाई, लास्ट टर्न पे जो जो भी लोग नए पार्टिसिपेंट है, एक बार मैं फिर उनको बता देता हूँ। जो पार्टिसिपेंट नया है वो अपना नाम लिखे और उसके आगे प्रेजेंट लिखे। जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं, बाकी अभी कुछ चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखे। ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि पिछले टर्न पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है, इसके अंदर हमने पिछली बार जो एस्टिमेशन वगैरह हम डिस्कस कर रहे थे, तो जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं, तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स जनरली जिनकी हम बात करते हैं, तो वो उसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं निकालने के। तो हमने जो बेसिक्स मेथड जो पढ़े हुए हैं, we we have studied about the LOC, line of code. We have studied about the function point, and we have studied about the COCOMO model, and there are many models which we have discussed for the cost estimation. तो ये अपन ने मॉडल अभी अपन ने पढ़े हैं, सब लोगों ने किए भी हैं। इनसे रिलेटेड कुछ। हाँ हाँ, बोलिए, कौन है? आवाज आ रही है भाई? अपना माइक अनम्यूट रखें, माइक म्यूट रखें सब लोग। माइक म्यूट रखें। आवाज आ रही है? मोहित, मोहित, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जो टेक्निक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं, तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि एलओसी के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं कि भाई कितना क्या पैसा लगेगा। और लाइन ऑफ कोड के थ्रू के एल ओ सी निकाला जाता है, किलो लाइन ऑफ कोड।
तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जैसे कि ये तो गया डायरेक्ट मेजरमेंट, अगर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं तो फंक्शन पॉइंट के थ्रू निकाला जाता है, एफबी बेस्ड एस्टिमेशन। और जो एक और टेक्निक है वो कोकोमो मॉडल है। जैसे कि एक तो हो गया हमारे पास एलओसी हो गया, और हो गया हमारे पास एफपी बेस्ड एस्टिमेशन, एफपी बेस्ड एस्टिमेशन हो गया। इसके अलावा हमारे पास हो गया जैसे कि कोकोमो मॉडल है। कोकोमो मॉडल कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है भाई, जो हमने पिछली बार देखा भी था कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल क्या है। ये ये डायरेक्ट मेजरमेंट है लाइन ऑफ कोड के थ्रू, जैसे किलो लाइन ऑफ कोड निकाला जाता है, के एल ओ सी इसके अंदर निकाला जाता है, क्योंकि लाइन ऑफ कोड क्या है कि बहुत सारी लाइन ऑफ कोड होती है, तो के एल ओ सी मेजर किया जाता है किलो लाइन ऑफ कोड। और ये डायरेक्ट मेजरमेंट है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है एफपी बेस्ड। और ये जो मॉडल हैं फंक्शन पॉइंट जिसके अंदर निकाले जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि उसकी फंक्शनलिटी को चेक किया जाता है कि भाई उसकी फंक्शनलिटी क्या है और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने डिस्कस की हैं इसका एक और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको अभी वापस से बता देता हूँ। और एक ये है कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और फंक्शन पॉइंट है, ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। और कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर कोकोमो जो सेकंड है वो हमने डिस्कस किया है। तो ये एक बार थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन विजिबल है भाई सब लोगों को, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है। प्रियांशी सांवरिया स्क्रीन दिख रही है? हाँ। ठीक है, ठीक है। देखिए अब जो आपको ये जो दिख रहा है ये एक प्रोजेक्ट है, कोई पर्टिकुलर एक आपको फिगर दिख रहा है। इस फिगर के अंदर तीन प्रोजेक्ट बताए हुए हैं, एक अल्फा प्रोजेक्ट, बीटा प्रोजेक्ट और गामा प्रोजेक्ट, ये तीन प्रोजेक्ट हैं। अल्फा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड दिए हुए हैं कि 12,100 लाइन ऑफ कोड है इसके अंदर, अल्फा प्रोजेक्ट के अंदर। और जो बीटा प्रोजेक्ट है, बीटा प्रोजेक्ट के अंदर 27,200 लाइन ऑफ कोड दिए हुए हैं। ऐसे ही गामा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर लाइन ऑफ कोड निकाले हुए हैं हमारे पास। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है, वैसे इसको हम किलो लाइन ऑफ कोड में जाते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कोड जैसे कि मिनिमम जो है सॉफ्टवेयर जब भी हम डेवलप करते हैं तो वो क्या है कि काफ़ी सारे लाइन ऑफ कोड होते हैं उसके अंदर, तो हम बेसिकली इसको KLOC में लेते हैं, किलो लाइन ऑफ कोड के अंदर हम लेते हैं। तो ये लाइन ऑफ कोड जो निकाला जाता है कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने कितने लाइन ऑफ कोड हैं, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट है उनके लाइन ऑफ कोड है। फिर इसके अंदर देखिए जो मेन जो पैरामीटर्स काम में लिए जाते हैं उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इसके जो बेसिक पैरामीटर हैं वो है, देखिए आप, एक तो इफर्ट निकाला जाता है। इफर्ट, इफर्ट क्या होता है? इफर्ट, इफर्ट जैसे 24 अल्फा प्रोजेक्ट के लिए इफर्ट है 24, बीटा के लिए है 62 और गामा के लिए है 43 इफर्ट। अब यहाँ पे जो इफर्ट है वो हम रौनक रौनक पारिक, रौनक पारिक, यस सर। रौनक, ये इफर्ट क्या चीज़ होती है? इफर्ट का क्या मतलब है? इसके अंदर आपने लाइन ऑफ कोड पढ़ा है, इसमें इफर्ट का क्या मतलब होता है?
भूल गए? सर। ठीक ठीक है, ठीक है। शुभम जैन। शुभम जैन। यस सर। एफर्ट क्या चीज है यहाँ पे? पढ़ सर एफर्ट सर, एक तरीके से सर अपन वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, मतलब अपन किसी काम को करने में कितना टाइम लगाते हैं, उससे उससे रिलेटेड है सर थोड़ा। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो KLOC के अंदर है, एफर्ट है पर्सन पर मंथ, है ना? कितने आदमी हर महीने काम कर रहे हैं, मतलब कितनी मेहनत की जा रही है ना? वो कॉम्प्लेक्सिटी जो आप बता रहे हैं उसको इस तरीके से अपन लेते हैं, ठीक है? तो उसको अपन ओके सर। कितनी मेहनत की जा रही है, और ये जैसे जनरली इनको काउंट किया जाता है भाई कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत की जा रही है। कॉम्प्लेक्सिटी जो आप बता रहे हैं वही है इसका, है ना? तो एफर्ट हो गया कि ओके। इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे अल्फा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर लाइन ऑफ कोड इतने हैं, एफर्ट ये है, और ये है जो सिग्नेचर है डॉलर का है, आपको मैं बता दूं, डॉलर, है ना? तो कितना डॉलर उसमें अमाउंट कितना लग रहा है, ठीक है? उसके बाद में इसके अंदर पीपी डॉक लिखा हुआ है, ये पेज पर डॉक्यूमेंटेशन है, पेज पर डॉक्यूमेंटेशन, है ना? तो पर डॉक्यूमेंटेशन जो पेज हैं वो ये हैं, और एरर है उसके अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर 134, ये एरर काउंट किए हैं भाई, इतनी एरर हैं उसके अंदर। डिफेक्ट मिले इसके अंदर 29 डिफेक्ट मिले। ये 3 लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं इस तरीके से, है ना? तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर वो डिस्कस किए गए कि भी अल्फा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इस तरीके से ये इसके जो पैरामीटर्स हैं। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर जैसे कि जो लाइन ऑफ कोड है, जैसे कि लाइन ऑफ कोड अगर मान लो ज़्यादा है, जैसे इनमें से लाइन ऑफ कोड कौन से का ज़्यादा है? अल्फा प्रोजेक्ट का ज़्यादा है, बीटा का ज़्यादा है, या गामा का ज़्यादा है? तो जनरली क्या होता है, लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। देखिए एक फैक्टर ये रहता है मेनली, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सब कुछ, है ना? तो जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे 440 डॉलर्स जो लग रही हैं, है ना? तो इस तरीके से ये एक एक पैरामीटर होता है जिसके अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट इसको एस्टिमेशन बोलते हैं। डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको देख के पता चल जाता है। जैसे आपको कोई कहे कि मैं इतना बड़ा काम है, आपको दो, अभी आपको 2 फाइल बनानी है 100 पेज की, और एक आपको कोई कहे कि 10 पेज की एक रिपोर्ट बनानी है, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर ये काम लेंदी है, इसमें ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखा जाएगा तो इसका ज़्यादा पैसा लगेगा, और ये सब। तो देखिए इसके अंदर जो मेनली कुछ चीज़ें जो निकल के सामने आती हैं। Hello, हाँ हाँ हाँ। sir. I have a question. हाँ हाँ। आप एक काम सर कीजिए, जो जो भी जिस हाँ जो भी, हाँ बताइए। सर जो हम जैसे हम लोग अभी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं तो उसका तो कोई एक्सपेंस आता नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब सुनिए, देखिए मेरी बात। आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट आप अपने लिए बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और मतलब किस तरीके से काम, आप ओपन सोर्स में काम कर रहे हैं, अभी आप स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आज जब आप जब किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो कंपनी के लिए काम करेंगे तो क्या आप फ्री में काम करेंगे? जब किसी कंपनी के लिए आप जब भी काम करेंगे तो क्या आप फ्री में थोड़ी काम करेंगे, आप पैसा लेंगे उसके, और पैसा किस बिहाफ पे लेंगे? पैसा उस बिहाफ पे लेंगे कि आपने कितना काम किया है। अब आपने कितना काम किया है ये कैसे पता चलेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए एक मेजरमेंट है ये। समझ रहे हो बात को? अभी आज आप इसको आपका पैसा नहीं, लेकिन आप अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, अभी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला, मान लो आपको कि आपको यस। 50,000 का एक प्रोजेक्ट मिला, तो आप आज के, जब आप अभी आपकी स्टडी चल रही है, आप समझिए बात को, तो उसके लिए आप अभी तो सीख रहे हैं सब कुछ चीज़ें। जब आप किसी दूसरे को कोई प्रोजेक्ट बना के देंगे तो क्या आप उसका चार्ज नहीं करेंगे? आप उसका पैसा लेंगे। यस सर, वो जो हम चार्ज लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं, मतलब सिर्फ लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे नहीं नहीं लेते हैं नहीं और या नहीं, फिर। ये एक मॉडल है, आप समझिए बात को। ये एक, जैसे ये एक टेक्निक है, इसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यही एक क्राइटेरिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? ओके। अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। ये एक मेजरमेंट है, डायरेक्टली हम जैसे किसी चीज को देख के हम बता पाए, अभी कोई आदमी हंस रहा है इसका मतलब वो खुश है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। हाँ, बस यही है ना? तो मतलब हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ कोड देखने के बाद हम ये बता देते हैं भाई, लाइन ऑफ कोड जितना बड़ा है, अगर बड़ा है तो इसका मतलब वो ज्यादा उसके अंदर बड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा डिफेक्ट है, याद रखें आप।
अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, अगर लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या, उसके अंदर एरर ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें डिफेक्ट ज़्यादा होंगे, उसके अंदर जो पैसा है वो ज़्यादा लगेगा, ये यही सब हम चीज़ें देख रहे हैं। तो ये जैसे कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, एक तो हम निकालते हैं एरर पर लाइन ऑफ कोड, मतलब लाइन ऑफ कोड जो है किलो लाइन ऑफ कोड के अकॉर्डिंग कितनी एरर आ रही है उसके अंदर, वो हम निकालते हैं। एक निकालते हैं डिफेक्ट कितने हैं, डिफेक्ट पर किलो लाइन ऑफ कोड। एक है जो कितना पैसा पर लाइन ऑफ कोड लग रहा है, ठीक है। एक होता है पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर किलो लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हमने ये चीज़ें ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम कि ये कितना कितना होगा, ये हम इससे ये निकाला, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे निकाला है, ये यहाँ पे निकाला हुआ, ये पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर किलो लाइन ऑफ कोड हमने निकाल दिया। ये हमने निकाल दिया एरर, एरर निकाल दी, ये टोटल एरर है, ये पर किलो लाइन ऑफ कोड आपको निकालनी पड़ेंगी, है ना। ये एरर है इतनी, अब पर किलो लाइन ऑफ कोड कितनी हो जाएंगी, ये आप इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, है ना, पर किलो लाइन ऑफ कोड। ऐसे ही डिफेक्ट निकाल सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये फैक्टर ये फैक्टर हम निकाल लेते हैं कि भाई ये कितने कितने हैं। और इससे हम क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, और हम इससे फिर हम क्या करते हैं कि इसमें एरर पर पर्सन मंथ निकाल लेते हैं, फिर लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ निकाल लेते हैं, फिर जितने भी डॉलर पर पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन निकाल लेते हैं। और ये चीज़ें निकालने के बाद में, हम ये पता करते हैं कि ये चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स है, और इसका काम कैसा है, और इसमें कितना पैसा लगेगा, और ये सारी चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं कि भाई कोई प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा है, कितने दिन में पूरा होगा। अब आप इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी फैक्टर हैं, जैसे हम बात करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं, देखिए कोई एक ही पैरामीटर नहीं होता है। जैसे हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर 20 आदमी काम कर रहे हैं, और 20 आदमी काम करें तो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। उसके अंदर अब जो लाइन ऑफ कोड है वो डिवाइड हो जाएगा उतने लोगों में, अगर अलग अलग मॉड्यूल पे काम किया जा रहा है तो। और एक प्रोजेक्ट है उसमें 10 ही आदमी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा है। तो ये फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। तो इससे क्या है कि ये सारी चीज़ें निकाल के फिर ये पता लगता है कि भाई इसमें कितना क्या क्या अमाउंट लगना चाहिए, कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, ये सब कुछ, है ना। तो ये कॉस्ट एस्टिमेशन है कि भाई कितना पैसा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। ये आपने पढ़ा है ये सब, है ना। एक आपका एफबी बेस्ड एस्टिमेशन है, फंक्शन पॉइंट जो एस्टिमेशन है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। फंक्शन पॉइंट के अंदर देखिए मेनली क्या क्या चीज़ें हम रखते हैं। एक तो कुछ पैरामीटर्स रखते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ यूज़र इनपुट कितने हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र आउटपुट कितने हैं, फिर नंबर ऑफ़ यूज़र इंक्वायरी कितनी है, नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी है, और एक्सटर्नल इंटरफेस कितना है। ये हम इसके अंदर कोई 5 पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर हमने लिए। फिर उसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, देखिए वेटिंग फैक्टर अलग अलग होता है। वेटिंग फैक्टर इसमें 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक तो सिंपल है, मतलब ये सिंपल है तब तो आप, इसने बताया 3 है, 4 है, 3 है, ये आपको दिया हुआ है। एक एवरेज है, उस केस के अंदर वेटिंग फैक्टर ये है, और कॉम्प्लेक्स है, उस केस के अंदर वेटिंग फैक्टर ये है। ये सबका अलग अलग वेटिंग फैक्टर है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने नंबर ऑफ़ यूज़र इनपुट आ गया यहाँ पे, जितनी भी हैं वो लिख दिया काउंट के अंदर की, इतनी 20 है तो 20, नंबर ऑफ़ यूज़र इनपुट इतने हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र आउटपुट इतने हैं, इंक्वायरी इतनी है, फाइल ये है, ये इतना है। उसके बाद में ये बताया जाएगा कि आपका वेटिंग फैक्टर है वो एवरेज है जनरली, कि भाई एवरेज है तो ये इतना है। तो उसको क्या करेंगे, 20 को, जैसे 20 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका वेटिंग फैक्टर एवरेज है, तो ये इनसे, ये जो एवरेज वाले जो है नंबर, इनसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको टोटल कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे इसके बाद में, इसमें क्या होता है फंक्शन पॉइंट के अंदर, ये एक फॉर्मूला होता है एफबी बेस्ड एस्टिमेशन का। एफबी बेस्ड एस्टिमेशन में फंक्शन पॉइंट जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो इस फॉर्मूले के थ्रू किए जाते हैं। इसमें ये जो काउंट टोटल है, ये काउंट टोटल आता है यहाँ पे, ये जो आएगा ये काउंट टोटल है, इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेसन ऑफ एफ आई जो है, समेसन ऑफ एफ आई, ये देखिए आप, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू है जो 1 से 14 तक होती है एफ आई, ये हमेशा ये फिक्स रहती है भाई। तो इसके अंदर F1 क्या है, F2 क्या है, F3 क्या है, F4 क्या है, इस तरीके से F14 तक रहता है सारा का सारा। और जो भी वैल्यू होती है, जैसे जो जो इनमें एग्री होती है उसके समेसन निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। बेसिकली क्या चीज़ है ये एफ बी बेस्ड एस्टिमेशन। एफ बी बेस्ड एस्टिमेशन क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, जिसके अंदर ये निकाला जाता है कि भाई डायरेक्टली आप किसी चीज़ को देख के नहीं बता सकते हो,
मतलब आप कुछ फंक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें इसमें कितने इंटरफेस यूज में लिए जा रहे हैं, इसमें कितनी नंबर ऑफ फाइल्स काम में ली जा रही हैं, कितनी नंबर ऑफ यूज़र इंक्वायरी कितनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ यूज़र आउटपुट कितने हैं, नंबर ऑफ यूज़र इनपुट कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता है एस्टिमेशन के अंदर। और एक कोकोमो मॉडल है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, जो आपने कोकोमो मॉडल के बारे में भी देखा है थोड़ा सा। मैं बिल्कुल आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ कोकोमो मॉडल का। जैसे कि आपने कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, इसके अंदर जैसे एस्टिमेशन जो होता है, इसके अंदर बेसिकली जो जो चीज़ें हम कवर करते हैं उसके अंदर देखिए बेसिकली ये 3 एरिया को कवर करता है। एक तो एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल जो है इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन से कंपोजिशन से रिलेवेंट एप्लीकेशन जो कंपोज की जाती हैं उससे रिलेवेंट जो चीज़ें हैं उसको कवर किया जाता है उस एरिया को। उसके बाद में एक होता है अर्ली डिज़ाइन स्टेज मॉडल। तो इसके अंदर जैसे कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं उससे पहले की जो अर्ली डिज़ाइन स्टेज है उसको कवर किया जाता है इसके अंदर, कि भाई जो बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। और ये एक पोस्ट आर्किटेक्चर स्टेज मॉडल है, तो मतलब बनने के बाद जो है उन चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। और पोस्ट आर्किटेक्चर स्टेज मॉडल इन इन एरिया को ये कवर करता है। और इसके अंदर जो आपने जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट है वो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इसमें भी सेम, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो या तो सिंपल होगी, मीडियम होगी या डिफ़िकल्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग जैसे उसके अंदर सेम वेटिंग फैक्टर की तरह होती है। तो जो भी होता है उसको देख लेते हैं कि भाई मीडियम है तभी ले लेते हैं, डिफ़िकल्ट है तभी ले लेते हैं। तो एनओपी काउंट किए जाते हैं इसमें जैसे देखिए एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो 3 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, स्क्रीन ली हुई है, रिपोर्ट ली हुई है और एक 3GL कंपोनेंट लिए हुए हैं। जहाँ पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके अंदर कि भाई जो यूज़र इंटरफेस वगैरह जो आ रहे हैं जितने वो लिए हुए हैं, कितनी रिपोर्टें बन रही हैं। 3GL कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर कि भाई बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट हम काम में ले रहे हैं एप्लीकेशन को जो बनाएंगे उसके अंदर वो सारे हम इसमें काउंट किए इसमें। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। ठीक है अभी देखो। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एनओपी का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट, जितने भी ऑब्जेक्ट पॉइंट है इनटू 100 माइनस परसेंटेज रीयूज अपॉन 100। तो एक फॉर्मूला होता है, ये आपने पहले डिस्कस किया है। मैं आपको ये इसीलिए दिखाने लग गया था कि चलो आपको अगर आइडिया नहीं हो तो उससे रिलेवेंट ही तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपन ने डिस्कस की हुई हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये मॉडल आप एक बार थोड़ा सा और देख लेना कि क्या क्या होती हैं, एस्टिमेशन किस किस तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको पिछली बार एक दो न्यूमेरिकल भी बताए हैं इससे रिलेवेंट, ये सारे बताए हुए हैं। अब आप लोगों में से विशाल शर्मा आवाज़ आ रही है मेरी? विशाल? यस सर। ठीक है हाँ म्यूट कर दीजिए। ठीक है, देखिए जो इसके अलावा अब हम जैसे ये एस्टिमेशन मॉडल हमने पढ़े थे, उसके बाद में हम देखते हैं जैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो होती है। प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके अंदर एस्टिमेशन कैसे कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया है। अगर हम बात करते हैं शेड्यूलिंग की कि प्रोजेक्ट को शेड्यूलिंग किस तरीके से की जाती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है शेड्यूलिंग के लिए क्या क्या। शेड्यूलिंग के लिए मेन जो चीज़ होती है वो होता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान मैंने आपको समझाया है कि एक्शन प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या डेडलाइन होती है, किस तरीके से काम को डिवाइड किया जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेड्यूलिंग वाला। तो एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी काम करती है। उस एक्शन प्लान में सारी चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कौन सा मॉड्यूल होगा, कब ख़त्म होगा। और डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता रहता है कि भाई मुझे कितना काम हो गया है। वो ही इज़ ओनली द कंट्रोलिंग पार्टी एंड what are the different resources which are needed for this particular project, and what are the changes which we can which is required for this project, it may be possible, है ना। तो अगर ज़रूरत है कि भाई हमको ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना, ये वाला करना है, तो वो डिसीजन लिया जाता है। और उसमें जो टाइम है अगर किसी में ज़्यादा कंज्यूम हो गया तो कम किया जाता है, सारे डिसीजन होता है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है
इसके अंदर देखिए, शेड्यूलिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके अंदर ये बताया कि ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट टास्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि भई कोई भी काम है उसको अलग-अलग छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि उसको ईज़िली कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको। ठीक है? उसके बाद में इसके अंदर जो शेड्यूलिंग के अंदर और चीज़ आती है, वो होती है कि इसके अंदर जो अलग-अलग तरीके के जो टास्क हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि कौन-कौन से टास्क हैं और ये कौन-सा टास्क किसको दिया जाएगा, और उसके बाद में ये टास्क किससे रिलेवेंट है, ताकि वो आपस में उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो बना रह सके। कि भई ये किस तरीके से टास्क हैं, ये टास्क किससे रिलेवेंट है। अगर हम कोई एस्टिमेशन कर रहा है, तो एस्टिमेशन से रिलेवेंट जो टीम है, वो उससे कोऑपरेट करेगी, और ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो है एस्टिमेशन टाइम फ्रेमवर्क। जो एस्टिमेशन टाइम फ्रेम जो है, वो पहले से ही डिसाइड हो जाती है कि भाई ये जो काम आपको दिया गया है, इस काम को आपको इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो ये डेडलाइन आपको दी जाती है। डेडलाइन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, भाई जो भी आपको कंप्लीट करना है, जिस भी डेट तक आपको कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको किया जाता है कि भाई आपको इतने दिन का काम है, और आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आपका काम जल्दी पूरा हो गया है, तो आपको कोई इशू नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस फाइंड आउट की जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को बताऊं। आपके ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जनरल पॉइंट्स है भाई, आपको जो इवेल्युएट करने हैं। एक चीज़ मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आप लोगों को, जो उस पहली जो यूनिट है, वो आपको पूरी यूनिट है, वो पूरी यूनिट आपको समझा देंगे उसके अंदर। देखिए, आपने एक चीज़ अगर देखी हो, जैसे आप कोई सर्विसेज या किसी कंपनी की सर्विसेज को आप देखते हैं, तो आपने देखा होगा विनर विनर ऑफ दिस मंथ। जैसे कोई सर्विस कोई कंपनी दे रही है, कोई कंपनी कोई सर्विस दे रही है, तो वो अपने जैसे कि परफॉर्मर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, और ये आपने देखा है क्या ये सब? जैसे कि इसके अंदर फाइंड आउट किया जाता है बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, और बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, और इस तरीके से ये सब निकाले जाते हैं। कि भाई जैसे आपने हुंडई की सर्विसेज, या फिर ये जो कार कार आप जब भी कोई वर्कशॉप में जाते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में जाते हैं, जैसे कि एलआईसी वगैरह की कंपनी में जाते हैं, तो आप देखते होंगे इसके अंदर कि भाई बेस्ट परफॉर्मर हो रही है। ये क्यों किया जाता है? ये क्या होता है कि जो भी अपने एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉइयों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप और किसी को अप्रिशिएट करके उनको इनकरेज करने के लिए सब कुछ होता है, ताकि दूसरे लोग भी उससे इनकरेज हों, है ना? तो ये सब चीज़ें आती हैं उसके अंदर, ताकि दूसरे लोग इनकरेज हों, ताकि वो जल्द टाइम से पहले अपना काम करें, और वो भी बेस्ट परफॉर्मर बने। और इससे क्या है कि ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, वो कंपनी का सिनेरियो हेल्दी बनाया जाता है ना? तो ये एक पॉलिसी होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सब, है ना? तो एक जो और चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे डिवाइडेड इनटू द वर्क यूनिट। जैसे कि आपने काम को डिवाइड कर दिया है कि भाई ये छोटे-छोटे काम हैं, इसके अंदर पहले में ये एक मॉड्यूल बनेगा, ये मॉड्यूल बनेगा, ये मॉड्यूल बनेगा। फिर उसके बाद में इसके अंदर जैसे कि हम इन्हें डिसाइड कर लिया भाई इसकी डिज़ाइनिंग होगी, अब इसके कोडिंग होगी। तो ये सब कुछ तो डिज़ाइनिंग पार्ट जो है, इसके अंदर डिज़ाइनिंग में ये 4 स्टूडेंट हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं, या 4 एम्प्लॉई ये ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इनके अंदर ये डिज़ाइनिंग की एबिलिटी है, तो उनको अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, उसकी पहले से यूनिट बना के रखते हैं। लीडर का काम यही होता है। प्रोजेक्ट लीडर जो होता है, वो डायरेक्टली उसको सब पता रहता है। तो जो परफॉर्मेंस वगैरह है, जो वो प्रोजेक्ट लीडर ही देखता है इन चीज़ों की। तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देता है वर्क यूनिट के अंदर। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है, इसके अंदर जो कुछ जैसे कि उसके अंदर असाइनिंग द एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्क यूनिट फॉर इच टास्क, मतलब इसके अंदर ये है कि कितना बड़ा काम है, उसके अकॉर्डिंग उतने लोग उसके अंदर रख देना। और जैसे कि उसका लेवल क्या है, काम का लेवल क्या है, और उसकी मतलब आपको कितने दिन में पूरा करना है, और आपको डेडलाइन के लिए आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं कि भाई इस काम में इस टीम में से इसको निकाल के इधर रखा जाए, या इस तरीके से। तो एक पर्टिकुलर जो यूनिट है, उसके अंदर उसी तरीके से लोग रखे जाते हैं कि भाई इतने लोग इसमें करने हैं। और टाइम टाइम टू टाइम क्या होता है, उनमें चेंजेस होता है। जैसे आपको लग रहा है कि ये
कोडिंग का पार्ट है ये बहुत धीरे चल रहा है, तो कोडिंग वाले में ज़्यादा लोग डाल दिए जाते हैं और इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। जैसे डिज़ाइनिंग का पार्ट है तो इतने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ये कोडिंग के अंदर भी ये पार्ट है तो इसके अंदर इतना टाइम लग रहा है, इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, इसमें जल्दी हो गया है, इसमें कम लोगों की ज़रूरत है, तो ये सब एडजस्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा जो फैक्टर है वो कैलकुलेटिंग द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू फिनिशिंग, ये पहले जैसे निकाला जाता है कि भी कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, इस काम के अंदर। हालांकि ये चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर कि कितने लोग काम कर रहे हैं, उस टीम के अंदर कितने लोग काम करेंगे, लेकिन ये सब पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतने ही लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है, कितने लोगों को कंपनी पेमेंट के अकॉर्डिंग काम देना चाह रही है कि भाई मैं, मेरी एक टीम है, 50 लोगों की टीम है, उसको ही काम दे दूंगा, इतने रुपए लगेंगे इसके अंदर, इस तरीके से डिपेंड करता है सारा का सारा। ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर जनरली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने डिस्कस की, ये तो फैक्टर्स हैं, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जब भी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का नाम आता है तो इसमें हर काम का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या एक्शन प्लान जो है, एक्शन प्लान इसको हम बोलते हैं, वो सब इसके अंदर रहेगा। इसके बाद में जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप लोगों में से जो जो पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मतलब जिन्होंने जो लेट ज्वाइन किया है वो अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट लिख दें। सिर्फ वही जिन्होंने अभी अपना नाम नहीं लिखा है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से कोई भी अगर रह गया हो, लेट ज्वाइन किया हो जिसने, तो अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट लिख दें भाई, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकें हम, अगर कोई रह गया है तो। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप सब लोग क्लियर एकदम? यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। तो कोई रह गया हो अगर जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई हो, चैट बॉक्स के अंदर मैंने जो पहले भी बताया था, तो वो अपना मार्क कर दे। एक मैं आपको जो फर्स्ट यूनिट जो है उसकी पीडीएफ भी भेजूंगा, और इसकी जो पीपीटी है, और एक एक वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट टर्न पे दिखाऊंगा, टाइम जैसे मिलेगा तो आपको वो वीडियो सारा पहले जो यूनिट है वो पूरी कवर कर देगा, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो आपको जैसे कि पढ़ने के लिए ज़्यादा जो मटेरियल है वो उसके लिए ज़्यादा, जैसे आप लोग अगर प्रेसमैन ढूंढेंगे, प्रेसमैन और सोमरविले और हडसन ये ढूंढेंगे तो आपको इसमें मिलेगा नहीं भाई, क्योंकि आपको एकदम कंबाइंडली नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है पार्ट इसमें, लेकिन वो आपको एकदम से कंबाइंडली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे कि एक दो टॉपिक और, जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो जो जो रिसोर्सेज हम काम में ले रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे, कितने कितने होंगे रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, और क्या, जैसे कि आपने कभी ऐसे प्रोजेक्ट देखे होंगे जिसके अंदर हमारे पास हमारा बजट कम है, और जैसे टेक्सटाइल से रिलेवेंट कुछ, या फिर इसके अंदर अपने को क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम बाहर से भी काम कराते हैं। कंपनी काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होने की वजह से बाहर से काम करवाती है, क्योंकि वो जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो खरीद नहीं पाती हैं काफ़ी कंपनियां, ऐसा भी होता है बहुत बार, जबकि काम होता है उसके पास। तो ये पहले से ही देखा जाता है कि रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, रिसोर्स को किस तरीके से डील किया जाएगा। तो ये, तो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसके अंदर डिफाइनिंग द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट टीम एंड allocating द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच टीम मेंबर। वैसे देखिए ये चीज़, ये हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत वेरी करती है वैसे, जैसे कि पहले से ही हायरार्की बन जाती है कि भाई ये आदमी ये अच्छा काम करता है, ये आदमी ये अच्छा काम करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट क्रिएट होती है कोई भी कंपनी के अंदर। कंपनी में पोस्ट क्रिएट होती है डेवलपर की, डेवलपर के नाम से होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर की टेस्टर के नाम से होती है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर, और ये सारी अपनी अपनी पोस्टें होती हैं सबकी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं सारे। लेकिन उसके अंदर भी फेरबदल किया जा सकता है, मतलब अगर किसी की कहीं रिक्वायरमेंट हो तो उसको वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है उसके अंदर। तो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है रिसोर्सेज को, जैसे कि इसके अंदर पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट जो है उसके लिए टीम बनाना, और उनको सबको टीम मेंबर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
और इसके अंदर आता है डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एट द पर्टिकुलर स्टेज एंड देयर अवेलेबिलिटी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि उसकी अवेलेबिलिटी की जो बात हम कर रहे थे कि वो रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, वो रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है और किस तरीके से अवेलेबल होगा, इसको देखना, चेक करना इसको, और नहीं है तो उसको प्रोवाइड कराना, और किस स्टेज पे क्या ज़रूरत है और किसकी कितनी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये जो भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो इसकी अवेलेबिलिटी को चेक करता रहता है। ठीक है, तो वैसे अलग अलग कंपनी में अलग अलग इसके अंदर जो रोल रहते हैं, इन टीमों के लिए भी अलग अलग टीमें बनी होती हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते रहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम कि मैनेज द रिसोर्सेज बाय जनरेटिंग द रिसोर्स रिक्वेस्ट। तो ये जो चीज़ है इसका मतलब ये होता है, देखिए कि जब भी हमें कोई चीज़ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो हम ये देखते हैं कि वो रिसोर्सेज कितना इम्पोर्टेंट है और वो किस तरीके से उसको हम मतलब यूज़ में लेंगे और कब लेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसको पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि ये काम हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि इस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है हमको और ये चाहिए, तो उसकी रिक्वेस्ट देते हैं। जैसे कि आप लोग भी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो पहले आपको हायर अथॉरिटी को बताना होता है कि भाई ये काम हम इस तरीके से करेंगे, और अगर कोई चीज़ है वो दूसरी जगह काम में आ रही है तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा ये सब कि आज मुझे मुझे कल इस प्रोजेक्ट के अंदर ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये तो ताकि वो वहाँ से डी एलोकेट हो सके और आपको मिल सके वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़, तो उसके रिगार्डिंग ये सब कुछ है। ठीक है। बाकी जो कुछ जैसे अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ से रिलेवेंट रिस्क मैनेजमेंट और ये चीज़ें हैं, तो अपन ये चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हैं वो एक दो टॉपिक और हैं वो अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे सारे के सारे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो आप लोग भी पढ़ें, सर्च करें, नेट पे सर्च करें, और देखें। मैं भी आपको एक वीडियो भी बताऊंगा इससे रिलेवेंट जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आप लोग भी इससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो पढ़ें भाई, और देखिए कि यूनिट के अंदर क्या क्या है, शुरू की 2 यूनिट में जो भी आएगा। बाकी हम इसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अब बाकी नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे अपन लोग। प्रेजेंट सबने लिख दिया ना भाई, प्रेजेंट का अटेंडेंस अगर किसी की नहीं हुई है तो वो आप लोग लिख दें। ठीक है, ठीक है भाई, अभी क्लास को ख़त्म करते हैं अपन, है ना। ठीक, मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास? Yes, sir. ठीक है, ठीक।